वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। लेकिन साथ साथ में हम कुछ और टॉपिक्स भी इसमें डिस्कस करेंगे। उनमें आएगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या होता है, फिर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स डिस्कस करेंगे, कुछ सिलेक्शन रूल्स देखेंगे और इंटेंसिटी ऑफ पीक्स देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम एटम्स से। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब रहता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। मैटर में एटम्स भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, कंपाउंड्स, मिक्सचर सब आता है। अब एटम्स के साथ में किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरेक्ट कर सकती है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एटम पे पड़ेंगी तो क्या होगा। देखिए, अगर एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट चला जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ एटम एक्साइट हो गया। अब ये एक्साइटेशन का क्या मतलब है। अब देखिए, ये होता क्या है एक्चुअली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट ले जा सकती है। उनमें आती है अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इवन कि एक्स रेज भी कर सकती हैं ऐसा। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एटम में, उस पर अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट पड़ गई एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो ये इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसको वो लाइट पसंद आई, इसका मतलब मैं समझा दूंगा, अगर उसको सूट हुई वो लाइट तो वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है, दीज आर एक्चुअली एनर्जी लेवल्स, या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये एक शेल से दूसरे शेल में चला जाएगा। इनको मैं बोहर एनर्जी लेवल्स भी कह सकता हूँ। तो दीज एनर्जी लेवल्स आर फिक्स्ड, या मैं कह सकता हूँ कि दीज आर क्वांटाइज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी इस रेडिएशन से वो ले सकता है, बशर्ते कि इस रेडिएशन में उतनी एनर्जी हो जितनी इसको ज़रूरत है यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर उस एनर्जी डिफरेंस के बगैर के बराबर कोई रेडिएशन आ गई, कोई एनर्जी आ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है। और ऐसी एनर्जी जो है वो अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट में होती है, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट में इलेक्ट्रॉन को मिल सकती है। अब ये जो एनर्जी लेवल्स है इनको मैं कह सकता हूँ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, एक पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ लाइट ही एब्जॉर्ब कर सकता है यहाँ से यहाँ जाने में। वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो, या यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एटम्स या उनमें इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करते हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी क्वांटम को ही एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो समझ में आया। अब मान लीजिए हमारे पास में एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसमें हमने लाइट डाल दी और उसमें एटम्स प्रेजेंट हैं। उन एटम्स ने एक पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब की। मान लीजिए हमने 10 रेडिएशंस डाल दिए, 10 टाइप के रेडिएशंस डाल दिए, जैसे λ1, λ2, λ3, λ4 एंड λ सो ऑन। उसमें से उन्होंने मान लीजिए λ3 एब्जॉर्ब की, तो इसका मतलब ये λ3 जो है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये λ3 इस लाइट में से गायब हो जाएगा जिसको एटम ने एब्जॉर्ब किया। क्लियर। और ये चीज़, ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में नोट कर सकते हैं। इससे हमें एक ग्राफ मिल सकता है। वो जो ग्राफ मिलेगा उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये एटम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और एटम के जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेंगे वो लाइन फॉर्म में मिलेंगे, यानी इन पूरी लाइन्स में से, इन पूरी वेवलेंथ्स में से सिर्फ एक लाइन गायब हो जाएगी। क्लियर, एक पर्टिकुलर लाइन गायब हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं सपोज इस पे अल्ट्रावायलेट या विजिबल के बदले में एक्स रेज भी डाल दूं तो क्या होगा। एक्स रेज कोर इलेक्ट्रॉन्स को, यानी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो एक्स रेज भी एब्जॉर्ब होंगी
और उससे भी हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन एटम से जो भी स्पेक्ट्रम मिलता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का स्पेक्ट्रम मिलता है, और वो मिलता है हमें लाइन फॉर्म में, यानी एक सिंगल लाइन मिलती है, शार्प स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से भी मिल सकता है, इमिशन ऑफ लाइट से भी मिल सकता है। एब्जॉर्प्शन का तो हमने समझ लिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। और जो लाइट गायब हो जाएगी, सपोज 5 वेवलेंथ्स में से जो एक वेवलेंथ गायब हो जाएगी, उसका हमें सिग्नल मिल जाएगा, एक शार्प लाइन मिल जाएगी। लेकिन सपोज हमने एटम को इस तरह एनर्जी दी कि वो लाइट नहीं थी, फॉर एग्जांपल हीट किया या और कुछ किसी फॉर्म में एनर्जी दे दी, उससे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। शर्त यह है कि इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए जिससे वो यहाँ से यहाँ चला जाए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद में जब वो वापस आएगा तो वापस आते टाइम वो ये लाइट वापस दे सकता है या वो एनर्जी वापस दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और ये जो लाइट हमें वापस मिलेगी, ये जो फोटोन हमें यानी क्वांटम ऑफ लाइट जो वापस मिलेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बराबर होगी, क्योंकि ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। तो इसका मतलब इसका एनर्जी डिफरेंस बराबर है, तो फिर इन दोनों की जो एनर्जी होगी, इस फोटोन की यानी एब्जॉर्ब्ड फोटोन की या इमिटेड फोटोन की, वो भी आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पर्टिकुलर एटम लेंगे तो उसमें एनर्जी लेवल जो रहेंगे वो तो फिक्स हैं, वो चाहे फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाए या फिर इमिशन स्पेक्ट्रम दिखाए, यानी लाइट एब्जॉर्ब करे या इमिट करे, वो करेगा तो एक ही टाइप की लाइट एब्जॉर्ब भी और उसी टाइप की लाइट वो इमिट भी करेगा। मान लीजिए अगर उसने λ3 यहाँ पे एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे वो λ3 ही वापस देगा, क्योंकि इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है वो दोनों केसेस में सेम ही रहेगी, क्योंकि एक एटम में जो शेल्स हैं वो फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिले या इमिशन स्पेक्ट्रम, वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिखाते हैं ऐसे, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें दिखाता है कि कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, और इंटेंसिटी मतलब कितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब किया, इमिट की। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है, कितने एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं या कितने एटम्स इमिट करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी। और इन नटशल हम कह सकते हैं कि एटम का चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो या इमिशन स्पेक्ट्रम हो, वो या तो ब्राइट लाइन्स हो सकती है इमिशन में या फिर डार्क लाइन हो सकती है जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, लेकिन होंगी तो वो एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, ठीक है। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है, सूटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में क्या है ऐसा कि ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा। देखिए एटम जो है वो सिंगल था, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या कोर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मॉलिक्यूल में एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, दूसरा इसमें बॉन्ड्स भी रहते हैं, इसमें बॉन्ड लेंथ रहता है और इसमें बॉन्ड एंगल रहता है। इसमें जो टोटल एनर्जी रहती है मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशन एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल एनर्जी के बराबर रहती है। यानी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल भी हो सकते हैं। अब ट्रांसलेशनल जो ट्रांजिशंस हैं वो क्वांटाइज्ड नहीं है, इसलिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनको स्टडी नहीं करते। स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी होती है सिर्फ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उनकी। क्लियर? ये बात याद रखना। तो इसका मतलब इस ट्रांसलेशनल एनर्जी को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं इन तीनों का हाल क्या होगा। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ने लाइट एब्जॉर्ब की, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जा सकता है, या मैं बोलूँगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस आएंगी, या फिर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है। वाइब्रेट दो तरह से होता है, या तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा, यानी ये ऐसे करेगा, बॉन्ड एंगल जो है इसका बढ़ेगा कम होगा, बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा होगा,
या फिर बॉन्ड लेंथ कम ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पे इसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस। वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस में या तो बॉन्ड एंगल चेंज होता है या फिर बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन, इसे हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। क्लियर। और अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हुआ या बेंडिंग वाइब्रेशन हुआ तो क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जो वाइब्रेशंस है ये बढ़ेंगी। ये पहले स्लो हो रही थी वाइब्रेशंस, अब ये फास्ट हो जाएंगी। फास्ट होने का मतलब ये मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अब ये एक्साइट हुआ फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और इसको हम कहेंगे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। यानी पहले वाइब्रेशन स्लो हो रही थी, अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में ये वाइब्रेशन फास्ट होती है, ठीक है। और वाइब्रेशनल चेंजेस इंफ्रारेड रेडिएशन से आती हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद में और एक चीज़ भी हो सकता है मॉलिक्यूल में, कि मॉलिक्यूल पहले घूम रहा था, इसमें रोटेशन हो रही थी, वो तो कंटिन्यू होगी, लेकिन लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में, एक पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में, लाइक माइक्रोवेव, ये एब्जॉर्ब करने के बाद में इसमें जो ये रोटेशन ये फास्ट हो जाएगा, इसमें रोटेशनल चेंजेस फास्ट हो जाएंगी, ठीक है। या मैं बोलूँगा पहले मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट रोटेशनल एनर्जी लेवल में था, अब ये फास्ट रोटेशन कर रहा, तो ये एक्साइटेड रोटेशनल एनर्जी लेवल में चला गया। अब ये जो तीनों तरह के जो ट्रांजिशंस हैं, ये सब के सब ट्रांजिशंस क्वांटाइज्ड हैं, यानी इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फिक्स है। यानी रोटेशन या तो R1 में होगा या फिर R2 में या R3 में होगा, R3 में, यहाँ बीच में रोटेशन नहीं होगा। यानी इसके एनर्जी लेवल्स जो रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, फिक्स्ड क्वांटाइज्ड रहते हैं, वो एनालॉग्स नहीं रहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पड़ गई तो मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है, वो वाइब्रेट भी कर सकता है, यानी उसमें वाइब्रेशनल चेंजेस भी आएंगे, रोटेशनल चेंजेस भी आ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं या चेंजेस आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आते हैं यूवी विजिबल लाइट से, और वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं IR रेडिएशन से, माइक्रोवेव की वजह से आते हैं रोटेशनल चेंजेस, ठीक है। लेकिन इन सब में जो यूवी विजिबल लाइट है ये सबसे स्ट्रॉन्ग लाइट है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है जो यूवी विजिबल लाइट की वजह से होती है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। वाइब्रेशनल के लिए कम एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए इससे भी कम एनर्जी लगती है, क्योंकि रोटेशनल ट्रांजिशन जो होते हैं वो माइक्रोवेव्स की वजह से या माइक्रोवेव्स की मदद से भी हो सकते हैं। क्लियर। अब इस चीज़ को हम इजीली एक्सप्लेन करा सकते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम से। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, ये है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। मान लीजिए ये एक एनर्जी लेवल है, यहाँ पे ये है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर रहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, जैसे यहाँ पे V0, V1, V2 है, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर रहते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा रहती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, उसके बाद में दूसरे नंबर पे वाइब्रेशनल एनर्जी, और तीसरे नंबर पे रहती है रोटेशनल एनर्जी। अब इस डायग्राम को हम यूज़ करेंगे टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। एक है E0 यानी ग्राउंड स्टेट, दूसरा है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में भी बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे V0, V1, V2। एक्साइटेड स्टेट में भी V0, V1, V2, ठीक है। और इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के दरमियान है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, जिनको हमने J से दिखाया है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या एक कंपाउंड का एक सैंपल लेता हूँ, तो उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन करोड़ों मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होगी वो हो सकता है सेम हो, यानी मैं उनको मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में लूँगा, लेकिन क्या उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वाइब्रेशन होगा वो एक जैसा होगा? नहीं होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, कुछ कम कर रहे होंगे, क्योंकि वाइब्रेशन जो है वो रूम टेम्परेचर से भी हो जाती है। इवन कि 0 केल्विन के ऊपर जब हम चलते हैं तो वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, मतलब वाइब्रेशन तब भी हो जाती है।
तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी, उतनी ज़्यादा रोटेशंस भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, जैसे ग्राउंड स्टेट में जो बहुत सारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, इनका ये मतलब है कि अगर हम एक सैंपल लेंगे जिसमें करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब के सब V0 में नहीं होंगे। वो कोई हो सकता है V0 J0 में होगा, कोई हो सकता है V0 J1 में होगा, V0 J2 में, या V1 J1 या V1 J2, ऐसे मतलब ग्राउंड स्टेट में तो होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट में होंगे। वाइब्रेशनली वो ग्राउंड स्टेट में या रोटेशनली वो ग्राउंड स्टेट में नहीं हो सकते। और जब भी हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, यूवी या विजिबल लाइट, तो तब क्या होगा, तब ये जो ट्रांजिशन है ये यहाँ से यहाँ हो सकता है, या यहाँ से यहाँ हो सकता है, या यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है। तो किसी भी एनर्जी लेवल से किसी भी एनर्जी लेवल में एक्साइटेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट दिखने में तो एक है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट है, लेकिन वाइब्रेशनली ये डिफरेंट है, रोटेशनली ये डिफरेंट है। ये इनमें छोटे छोटे स्टेप्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, मान लीजिए पहला स्पेक्ट्रम आया 400 नैनोमीटर पे, अब 401 पे भी तो आ सकता है, 402 पे भी, 403 पे भी, है ना। अलग अलग नैनोमीटर्स पे अलग अलग एब्जॉर्प्शंस होंगे, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल यहाँ से जंप कर रहा है यहाँ तक, कोई इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ जंप करना है, किसी को यहीं से यहाँ तक जंप करना है। तो इसका मतलब हर एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉनिकली तो वो ठीक होगी सेम, लेकिन वाइब्रेशनली वो अलग, रोटेशनली वो अलग। इसलिए जब वो जंप करेंगे तो जंप वो एक ही वेवलेंथ पे नहीं करेंगे, वो अलग अलग वेवलेंथ्स पे अपना एब्जॉर्प्शन दिखाएंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एक सिंगल लाइन नहीं मिलेगी, बल्कि हमें बहुत सारे लाइंस मिलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान यहाँ पे वाइब्रेशनल चेंजेस भी आ रहे हैं, इसमें रोटेशनल चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हो रहा है वो एक ही रोटेशनल या एक ही वाइब्रेशनल एनर्जी से तो नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा एनर्जी लेवल होगा, इनमें से कोई ऐसा एनर्जी लेवल होगा जिसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे होंगे। जिस तरह से गैसियस मॉलिक्यूल्स जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब हम एक कंटेनर में लेते हैं तो वो गैसियस मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटी पे मूव करते हैं, लेकिन एक वेलोसिटी ऐसी होती है जिस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते होंगे, है ना। तो वो वेलोसिटी कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वैसे यहाँ पे भी एक एनर्जी लेवल ऐसी होती है जिस एनर्जी लेवल में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब उस एनर्जी लेवल से सबसे ज़्यादा ट्रांजिशंस भी होंगे, क्लियर। और जितने ज़्यादा ट्रांजिशन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से होते हैं उतनी उस एनर्जी लेवल की पीक बड़ी होगी। मान लीजिए अब अगर ये मान लीजिए ये 400 नैनोमीटर पे हो रहा है, ये 401 पे, ये 402, ये 403, मान लीजिए 403 पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे इस पे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इनकी पीक बड़ी आएगी, तो कोई पीक छोटी, ऐसे एंड सो ऑन, क्लियर। तो ये जो पीक का बड़ा छोटा होना है ना, ये डिपेंड करता है कि एक एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ग्राउंड स्टेट में उतनी ज़्यादा बड़ी पीक आती है, इंटेंसिटी उतनी बड़ी आती है, क्लियर। तो हमने ये देखा कि कोई पीक छोटी, कोई बड़ी, और एक पीक ऐसी आएगी जो बहुत बड़ी आएगी, क्लियर। अब अगर मॉलिक्यूल्स का ये स्पेक्ट्रम हम गैसियस स्टेट में लेंगे तो वहाँ पे तो ऐसा मिल जाता, हमें ऐसा स्पेक्ट्रम मिल सकता है। लेकिन जब हम लिक्विड स्टेट में लेते हैं, लिक्विड स्टेट में होता क्या है, लिक्विड स्टेट में सॉल्वेंट्स की वजह से यहाँ पे इंटरफेरेंस और बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ये जो पीक्स, जो बहुत छोटी छोटी पीक्स नज़दीक नज़दीक में आ रही थी, ये पीक्स अब मर्ज होकर ऐसा एक बड़ा सा पीक आता है, एक ब्रॉड पीक आता है, ब्रॉड पीक, ठीक है। और ये ब्रॉड पीक हमें देता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बारे में। अब इस ब्रॉड पीक में देखो, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे ये पीक सबसे बड़ी होती है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं लैम्बडा मैक्स, यानी ये वो वेवलेंथ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसको हम कहते हैं लैम्बडा मैक्स।
इसकी जो इंटेंसिटी है वो कहलाती ई मैक्स यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी। और जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो वहाँ पे लेते हैं हम ग्राफ परसेंटेज एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ इन नैनोमीटर, यानी कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई और कितनी एब्जॉर्ब हुई, यानी उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। या हम इसको एप्सिलॉन से भी दिखाते हैं, मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें एक ग्राफ मिलता है हमें, जो एक ब्रॉड पीक मिलती है या ब्रॉड ग्राफ मिलता है। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रम की, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसमें रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशंस के साथ साथ में रोटेशंस भी होती हैं। हमें मालूम है कि एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स रहती हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ पे वाइब्रेशंस के साथ साथ में रोटेशंस भी होंगी, तो यहाँ पे भी वही हाल होगा जो यूवी विजिबल का होगा। यहाँ पे भी हमें एक सिंगल लाइन नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक सिंगल ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ नहीं होगा, बल्कि यहाँ से भी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो हमें बंच ऑफ पीक्स मिलेंगी, जो बंच ऑफ पीक्स आपस में मर्ज होके एक बड़ी ब्रॉड पीक बना देती है। तो हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। लेकिन याद रखना आईआर में हम एब्जॉर्बेंस मेजर नहीं करते, बल्कि हम ट्रांसमिटेंस लेते हैं, यानी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस लेते हैं वेव नंबर। और हमें जो ग्राफ मिलता है वो उल्टा मिलता है, उल्टी पीक्स ऐसे मिलती है, ठीक है। तो हमें मिलता है इंटेंसिटी वर्सेस वेव नंबर का ग्राफ। वेव नंबर लेते हैं हम पर सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये जो इंटेंसिटी है ये परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की इंटेंसिटी है। अब अगर हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम लेंगे, देखो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स तो रहती है, लेकिन वो क्वांटाइज्ड नहीं रहती। इसलिए जब भी रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमें मिलता है तो वो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है। यानी आप जब माइक्रोवेव्स एक मॉलिक्यूल्स पे डालते हैं तो वो पहले स्लो रोटेट कर रहा था, बाद में वो फास्ट रोटेट करेगा। अब मान लीजिए आपके पास में 1 करोड़ 2 करोड़ मॉलिक्यूल्स है सैंपल में, तो वो अलग अलग रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पे होंगे, और वो जब एब्जॉर्ब करेंगे तो अलग अलग रोटेशन से, अलग अलग स्पीड से रोटेट करेंगे। इसलिए हमें अलग अलग पीक्स मिलेंगी। तो कोई पीक छोटी मिलेगी, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी, कोई इससे बड़ी, लेकिन पीक्स जो मिलेंगी वो शार्प पीक्स मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे इन रोटेशनल ट्रांजिशंस के साथ साथ में कोई दूसरा ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। इसलिए यूवी विजिबल और आईआर के कंपैरिजन में जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो कंपैरेटिवली शार्प मिलता है। और यहाँ पे भी हम स्पेक्ट्रम जो लेते हैं वो लेते हैं एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेव नंबर, या एब्जॉर्बेंस परसेंटेज एब्जॉर्बेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। वेव नंबर लेते हैं पर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी ये हमें दिखाता है कि परसेंटेज एब्जॉर्बेंस कितना, रिलेटिव इंटेंसिटी, यानी पीक की हाइट कितनी है। और ये पीक की हाइट हमें बता देता है कि इस एनर्जी लेवल में कितने ट्रांजिशंस हुए हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में और एक स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, दैट इज NMR स्पेक्ट्रम, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसके पीक्स भी कंपैरेटिवली शार्प रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एक स्पिन से दूसरे स्पिन में चला जाता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई दूसरा इंटरफेरेंस नहीं होता। यहाँ पे भी हम इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस केमिकल शिफ्ट जो हम ppm में लेते हैं, इस तरह का ग्राफ बना देते हो। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई NMR की। ऊपर मैंने बाकी आपको दिखाया। अब लास्ट पे मैं आता हूँ सिलेक्शन रूल। इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो जनरल सिलेक्शन यहाँ पे जनरल सिलेक्शन रूल है, ये जनरल सिलेक्शन रूल ये है कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के पास में एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3 है। ये एनर्जी लेवल 1 है ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल या एटम, तो होता क्या है, ट्रांजिशन होता है फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, यानी जो नियरेस्ट लेवल होता है वहाँ तक ट्रांजिशन होता है, या दूसरी एनर्जी लेवल से तीसरी एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो सकता है। यानी यहाँ पे जो डेल्टा आता है, यानी चेंज जो आती है वो आती है या +1 की, यानी या तो ऊपर जा सकता है मॉलिक्यूल एक स्टेप ऊपर, या फिर एक स्टेप नीचे जा सकता है, यानी +1 या -1। ऐसा 2 स्टेप या 3 स्टेप ऊपर नहीं जाता एक साथ मॉलिक्यूल,
ऐसा अलाउड नहीं है। दीज ट्रांजिशंस आर अलाउड, जिनमें एक स्टेप ऊपर या एक स्टेप नीचे जाता है मॉलिक्यूल या एटम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन रूल। ये एक थ्योरेटिकल रूल है जो रेस्ट्रिक्ट करता है मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस को टू क्वांटम लेवल्स, ठीक है। और लास्ट पे हमें मिलता है और एक जो टाइटल हमें बताना है वो है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ए पीक। देखो इंटेंसिटी डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे। फॉर एग्जांपल ये 1 to 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, ठीक है। मान लीजिए ये कभी हो भी गया, जो वैसे होते हैं जो अलाउड नहीं होते, जो सिलेक्शन रूल जिनको अलाउ नहीं करता, वो भी ट्रांजिशंस होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं, वो रेयर होते हैं। इसलिए इसकी जो पीक अगर आ भी गई तो वो छोटी पीक होगी, ठीक है। ये एक होता है प्रोबेबिलिटी। दूसरा यानी अलाउड कौन सा है ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन अलाउड है वो होगा, और जितना अलाउड होगा उतना ज़्यादा ट्रांजिशन वहाँ पे होगा, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वहाँ पे बढ़ेगी। दूसरा, मान लीजिए यहाँ से भी मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो रहे हैं और इस लेवल से भी मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो रहे हैं। जिस लेवल पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, जिस लेवल से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्साइट होते हैं, उस लेवल की जो पीक आती है वो ज़्यादा इंटेंस होती है। यानी इंटेंसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट। जहाँ से मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है उस लेवल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से अगर सपोज यहाँ पे 80 मॉलिक्यूल्स इस लेवल में और 20 इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे, तो इस ट्रांजिशन की जो पीक होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। जबकि इसमें सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन कम होंगे, तो इसकी पीक छोटी आएगी। तो इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट। आई होप ये आपको पसंद आया होगा लेक्चर, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।